बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अभय ओक का इनका कार्यकाल खत्म हुआ और संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा जज गया जिसकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत थी कि वो कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया। उनकी अच्छी अच्छी बातों को जब याद कर रहे थे तो सबके आंखें नम हो गई थी। आदमी जब कोई पद पे जाता है तो आदमी ने रिटायर्ड होते समय ऐसा कुछ काम करके जाए कि जिसका लगे लोगों को कि इस आदमी ने सच्ची देश की सेवा की। हमारे यहाँ रोज कहीं ना कहीं तो भी सुप्रीम कोर्ट में हर महीने में 1-2 महीने में कोई ना कोई रिटायर्ड होते रहता है, लेकिन सिंपल ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन जिस तरीका से अभय ओक के बारे में जो कहा गया, उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं और बड़ा सख्त रहे वो। उसमें बहुत सारे ये है जिसके पूरी की पूरी लिस्ट है और मैं इतने में जिसमें भी कुछ आप लोगों को कभी कुछ कोट कर रहा था वो मैक्सिमम जस्टिस अभय ओक के बेंच में दिए हुए थे। सुबह में उनकी कल माता जी का 12-13 तारीख को कुछ देहांत हुआ। उसके बाद में वो तुरंत पूरा खत्म करके पूरे बेंच में आए और 4:30 बजे तक का कंटिन्यूसली 11 जजमेंट्स दिए हुए। हर यूट्यूब चैनल हर जगह पे जो लोगों ने को भी लगा कि अब हम लोगों को इनके बारे में लिखना ही है, बोलना है, बड़े भावुक होकर पूरे के पूरे है कि जिस तरीका से लोगों की एक आस्था अभी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है वो इन्हीं जैसे लोगों के जजेस के साथ है। क्योंकि हर जगह पे हम लोग जब देख रहे हैं कि हर जगह बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें वो अदालत की सीढ़ी नहीं चढ़ना है, तो ऐसे सब वक्त कोई ना कोई ऐसा जज आता है तो निश्चित रूप से हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। उन्होंने यूएपीए पे जो जब तक तुम ऐसा नॉन बेलेबल होता है तो उसको तुम रोक नहीं सकते, उसमें सबूतों के साथ नहीं आपको आना पड़ेगा, अदरवाइज तुमको बेल लेने के लिए सभी लोग तो बाध्य है। कई उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज जहाँ पे बोल ये अपना जो ये बेल है वो उनका मूलभूत अधिकार है, उनको मिलना ही चाहिए। ये सब प्रिंसिपल सब लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ मात्र कोई उसको सुनता नहीं। 30% केसेस में कोई ये नहीं था, लेकिन 30% केसेस में बेल ही नहीं थी। ऐसे ऐसे मामले उन लोगों के पास में। उन्होंने सबसे अच्छा मुझे जो लगा, उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो है तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन सी केस किसके तरफ में देना है इसलिए निर्धारित करता है, ये प्रथम परंपरा गलत है। उन्होंने कहा कि जैसे भी कोई इंटरनेट के थ्रू जब सीक्वेंस में आ जाएगा तो जो भी जज को जाएगा वो ऑटोमेटिकली जाना चाहिए, जिससे तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और उनको लगा कि जो चीफ जस्टिस के ऊपर में सब लोग फोकस करते हैं और फिर वो जो इम्पार्शियल रहा ये कुछ रहेगा चंद्रचूड़ के बारे में। एक बेला त्रिवेदी के बाद मैडम के पास में गए जो जिन लोगों ने फिर बाद में बार काउंसिल और इन लोगों ने उसको फेयरवेल तक नहीं दिया। तो इस तरीका से जो ये होता है और कंटिन्यूसली चंद्रचूड़ के जमाने में वही होता है, बाद में नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे टाइप का जब चीफ जस्टिस के हाथ में सब कुछ रहता है तो वहाँ पे लोकशाही बराबर नहीं चलती है और वो संविधान का वो उल्लंघन होता है। हर वक्त अच्छे ही जज मिलेंगे इसका कोई भरोसा है नहीं। तो कम से कम उन्होंने जाते जाते कुछ सजेशन दिया है कि जिस तरीका से तुम्हारा रोस्टर ऐसा बनना चाहिए कि जैसे भी वो तुम्हारे हाथ जो लिस्ट आउट हुआ वो ऑटोमेटिकली 1, 2, 3 उसको इस तरीका से प्रोग्राम में होना चाहिए कि जिसमें चीफ जस्टिस के हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। और ये यदि होता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कोई बेंच में बेल नहीं हुआ तो नेक्स्ट बेंच में शायद हो सकता है कि वो मैटर को फिर दोबारा लगेगा। ये बहुत एक अच्छा सुझाव है, शायद मुझे लगता है कि जस्टिस गवई भी इसके ऊपर में अमल करेंगे। यही नहीं तो उन्होंने और भी एक चीज़ को बताया कि हाई कोर्ट में जो जिस तरीका से हाई कोर्ट के बहुत सारी चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट में आनी ही नहीं चाहिए, वो हाई कोर्ट ही लेवल पे होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे उन्होंने जो सुझाव दिए वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर और अच्छे सुझाव है। और उनका जितने भी सब लोगों ने, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि सभी लोगों ने उसको ये किया है। आज देखो तो हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय को उनके ऊपर में इतनी सीरियस एफआईआर होने के बाद में भी उनको हाई कोर्ट ने बेल दी। तो ये सब उसको जिस तरीका से होता है तो बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों का कोई ये नहीं है, कोई संबंध नहीं होता, इन लोगों को बेल मिल जाती है। और जो लोग हैं तो ये जुडिशियरी इम्पार्शलिटी ये सभी लोगों ने देख रहे हैं।
अभी अभी इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में जो कविता जिन्होंने लिखी थी, उसका इतना अच्छा विश्लेषण करके उन्होंने कहा यार क्या देशद्रोह है, यहाँ तो देशभक्ति दिख रही है मुझे, ये कैसे कैसे लोग तुम लोग ये करते हो। तो ऐसे लोग हमारे जजेस जुडिशरी में बहुत कम रहे, और जो भी कुछ बचे हैं जिनके ऊपर में आज जुडिशरी हमारी जिंदा है, निश्चित रूप से आज हम लोग उनको नमन करते हैं। और उन्होंने तो स्पष्ट भी किया है कि मैं जाने के बाद में अभी मुझे किसी का कोई पद नहीं चाहिए, और यदि अगर इस तरीका से बात होती है तो निश्चित रूप से हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। नहीं तो हर आदमी को यही चाहता है कि भाई नहीं चलो इसके बाद में मुझे कोई दूसरा असाइनमेंट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि राहुल गांधी को एक जगह पे उनका कुछ ये है, 2 साल की सजा होने की वजह से उनके बर्खास्त हो गई थी उनकी सदस्यत्व। अभी वैसे ही एक राजस्थान में एक ऐसी टाइप का मामला हुआ, 3 साल की उसको सजा हो गई, लेकिन फिर भी वो बरकरार है। ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो जिसके ऊपर में हम लोगों को ये होता है। एक दूसरा, राहुल गांधी अभी वो कुछ में चले गए हैं जहाँ पे पाकिस्तान की वजह से जो बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची, और कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ तो भी 27 लोगों की जाने गई है। तो उनके सब परिवारों को मिलने को गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम ये मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, कम से कम उनका मनोबल बढ़ा, और तुम ये सब बातों को भूल के अभी अपने काम को लगो, पढ़ाई करो। बच्चों को उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिया। इससे एक ऐसा लगता है कि वो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, और सब लोगों को जाके मिलना, और एक एक अपना एक अलग सा माहौल बनाने का, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये और ये सब तुम्हें मालूम है, अभी जो जयशंकर अपना जयशंकर ने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, जिन लोगों ने जो वक्तव्य किया उसके ऊपर में जो माहौल खड़ा हुआ, और संपूर्ण देश में हजारों प्रश्न सरकार को पूछना चालू किया, जिसकी वजह से संपूर्ण बीजेपी अभी सब बैकफुट पे आ गई है। और फिर भी वो मुजोरी और ये वो करने, बिल्कुल डट के रहो, झूठ बोलो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी सत्ता को मात्र कायम रखो। इस तरीका से जो रवैया उन लोगों ने फैलाया है वो निश्चित रूप से हमें खेदजनक है। हमें यदि यार संविधान की रक्षा करनी है, बचानी है, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को भी ये कुछ ना कुछ पार्ट लेना पड़ेगा। हम सब लोगों ने, एक आरटीआई हो या कुछ हो, लोगों को जन जागृति करो, लोगों को पूछो। इवन तुम आरटीआई में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकते हो कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं, कम से कम तुम्हारी चर्चा होनी चाहिए। निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम उसमें एक अम्बेडकराइट समाज हमारे देश में थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, और थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, लोगों को प्रश्न पूछने में काफ़ी अच्छा है, जिसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा होता। और आज बीजेपी भी जो घबराती है थोड़ी, तो वो अम्बेडकराइट लोगों से काफ़ी ये है, खफा है, या बोले फिर उनको थोड़ा सा घबराती भी है। ये बात निश्चित सही है, हमने हर जगह पे उसको जांचा भी है। एक बात है कि सत्यपाल मलिक के अगेंस्ट में उन्होंने एक वक्तव्य किया था कि आरएसएस के कुछ लोगों ने आके बहुत सारे मुझे 500 करोड़ का वगैरह कुछ तो जो ऑफर दिया था सत्यपाल मलिक के ऊपर में। राम माधव में आरएसएस के ये थे, और आरएसएस ने इसी तरीका से किया था। अभी ये सिचुएशंस को उन्होंने आरएसएस के कई जगह पे अलग अलग जगह पे उनके ऊपर में केस डाले, हालांकि वो काफ़ी बीमार भी है, और उनकी अभी हालत भी नहीं है इधर उधर से घूमने की, लेकिन इन्होंने किया। यहाँ पे कुछ जो वकीलों ने कहा कि भाई ठीक है, और सतपाल मलिक भी कहेंगे कि भाई मेरा नार्को टेस्ट करो। नार्को टेस्ट सभी का करो, जितने भी लोगों के ऊपर मैं इल्जाम लगाया सबके ऊपर में नार्को टेस्ट करो। यदि यार ये हो जाता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात सामने में आ जाएगी, और नार्को टेस्ट ये फाइनल टेस्ट होता है। तो ऐसे टाइप के आज के जो ये इसी तरीका से जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे जिनको करप्शन को उजागर करते हैं, उनके लिए इस तरीका से वो आरएसएस और ये वो सब खींचते रहते हैं, निश्चित रूप से ये बुरी बात है। तो चलो हम मिलते फिर कल आपको फिर दोबारा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।